रत्नागिरी महाराष्ट्र का ऐसा जिला जो कोकण का एक अहम हिस्सा है और आज की दिमाग का खून सुखा देने वाली कहानी भी इसी हिस्से में हुई है। साल था 2025। महाराष्ट्र के कोकण इलाके में रत्नागिरी जिले के पास एक छोटा सा गांव है। अब महीना दिसंबर का था। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी वैसे वैसे एक खास ट्रिप भी नजदीक आ रही थी, कोकण की बाइक राइड और रात का सफर। मुंबई से अपने बाइक पर निकले दो दोस्त एक ऐसे हादसे का शिकार होने जा रहे थे जो उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। हालात इतने खराब हो गए कि रास्ते एकदम सुनसान, सिर्फ सांसें और हवा की आवाज। पूरे ट्रिप में एक अजीब सा साइलेंस छा गया था, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। साल 2025 की उस रात मुंबई से आया एक लड़का अपने दोस्त के साथ उसके गांव के घर में ही पहुंचता है और उसी दौरान अचानक उसका दोस्त अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। पण दीपकचं काहीतरी बोलतोय, म्हणजे दीपक रूममध्ये प्रत्येक गोष्टीकडे असं वेगळ्याच नजरेने बघत होता. खिडकीच्या बाहेर बघतोय जास्त करून आणि इकडे तिकडे त्याचं निरीक्षण चाललंय. मला वाटलं घरी आलंय, गावचं घर त्याला आवडलं वगैरे असेल म्हणून तो इकडे तिकडे निरीक्षण करत असेल. उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो बस घूरता रहता और फुसफुसाकर कहता, भाई भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं, जबकि उसने पहले से ही बहुत सा खाना खा लिया था। दोस्त की हालत देख उसी गांव के तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक ने जब समस्या की असली जड़ बताई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ घबराए हुए दोस्त ने, मतलब जिसका यह घर था, सोचा कि इससे पहले कोई नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैले, बेहतर होगा कि इसका इलाज जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब ध्यान से सुनो, सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें यहीं से ही शुरू होने वाली हैं। जिनके घर में यह सब चल रहा था उन्होंने पहले वहाँ कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। उस रात उनकी ज़रा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने दोस्त से पूछने की कि ये चल क्या रहा है। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बाइक राइड उनके सोच से भी भयानक होने वाली। जब मैं इसकी पूरी कहानी पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मेरे हाथ पाँव के साथ मेरा दिमाग भी ठंडा पड़ चुका था। और मुझे पता है ये कहानी सुनने के बाद मेरे साथ साथ आप लोग भी वो गलती कभी नहीं करोगे जो इन दो दोस्तों ने की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मला काय नक्की समजलं नाही. बोललो आता काय करायचं, मी टेन्शनमध्ये बोललो ह्याला झोप कशी लागत नाही. तर त्याला बोललो चल दीपक झोपू आपण, जाऊया म्हणून उद्या डॉक्टरकडे, तुला बरं वाटत नसेल तर. पुन्हा तेच तो बोलतो नाही मला बरं वाटतंय आणि त्याचे डोळे वगैरे पूर्ण लाल आणि असं म्हणजे तो एकदम त्याची बॉडी वगैरे अशी पिवळी वाटते. त्याला विचारलं मी दीपक काय झालं म्हणून, तो बोलतो काय नाही मला झोप येत नाही आहे. त्याला म्हटलं तू झोप, तर असं तो चिडल्यासारखा वाटला आणि परत बोलायला लागला की भूक लागली म्हणून. यह उन्हीं की आवाज़ है जिनके साथ यह हादसा हुआ। इसके साथ स्टोरी का मेन लोकेशन वो घर और ईमेल का रियल इमेज आप वीडियो में देख रहे हो जहां वो भयानक रात बीती और आज के हमारे विक्टिम्स किरण जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके दोस्त दीपक का अजीब बिहेवियर शुरू हुआ था। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की दिमाग का खून सुखा देने वाली कहानी, रक्साल की आवाज़ में। अब दोस्तों किरण जो है वो मुंबई के घाटकोपर में रहते हैं और फिलहाल यही के एक शेयर मार्केट ब्रोकर कंपनी में काम करते हैं। डेली स्टॉक्स चेक करना, क्लाइंट्स से डीलिंग, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करना, सब चलता रहता है। किरण कहते हैं कि काम की वजह से स्ट्रेस बहुत रहता है, लेकिन मैं हर 4-5 महीने में एक बार गांव जाकर रिलैक्स कर लेता हूँ। मेरा गांव कोकण में रत्नागिरी के पास है। वहाँ एक पुराना लेकिन नॉर्मल घर है जिसे हम वाड़ा बोलते हैं, जो कि मेरे दादा परदादा का है। वो वाड़ा सालों से है, लेकिन हम फैमिली वाले हर 4-5 महीने में एक बार वहाँ जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, थोड़ी मेंटेनेंस जैसे दीवारों पर पेंट चेक करना, खिड़कियाँ साफ करना, बगीचे में थोड़ी कटिंग ताकि वो जगह अच्छी रहे और कभी फैमिली ट्रिप्स के लिए यूज़ हो सके। कभी कभी मैं अकेला ही जाता हूँ क्योंकि काम की वजह से टाइम मिलता है और गांव की हवा में थोड़ा रिलैक्सेशन भी। वहाँ का सुकून, समंदर की लहरें और फ्रेश मछली का स्वाद सब कमाल का है। लेकिन इस बार किरण ने सोचा कि चलो भाई छुट्टी मिली है, क्यों ना थोड़ा मज़ा करूँ, थोड़ी किसी की कंपनी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपने दोस्त दीपक को फोन लगाया। किरण बोले कि दीपक मेरा पुराना दोस्त है, कॉलेज से साथ है। उन दोनों की बॉन्डिंग कमाल की है, साथ में क्रिकेट खेलना, लेट नाइट घूमना, मूवीज देखना, सब कुछ। अब किरण की बात सुनकर उनके दोस्त दीपक बोले, अरे किरण चलना, मैं तो अभी से ही रेडी हूँ, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, कोकण के बीच पर घूम लेंगे, फ्रेश हवा खाएंगे और तुम्हें सफाई में थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। अभी ये बात सुनकर किरण भी खुश हो गए। बोले ठीक है, लेकिन रात को निकलेंगे क्योंकि ट्रैफिक भी कम होगा और सुबह गणपति पुले पहुंचकर बापा के दर्शन भी कर लेंगे, भगवान के आशीर्वाद से ट्रिप शुरू करेंगे। लेकिन यही ट्रिप उनके जिंदगी की सबसे खौफनाक ट्रिप बनने वाली थी। आखिरकार इनकी ट्रिप शुरू हो गई। किरण और उनके दोस्त दीपक
दोनों बाइक पर मुंबई से गांव की ओर निकले थे। रात का सफ़र था, सब एकदम ठीक चल रहा था। अब ये वाली बात ज़रा एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों दोस्त रात को निकले थे करीब 10-11 के आसपास, और इसी नाइट राइड से ही सारी गड़बड़ शुरू हो गई। जर्नी के स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि किरण को ये रूट दिमाग में पूरी तरह से फिट था, और इसी रूट का मैप इमेज अब अभी वीडियो में देख रहे हो। मुंबई से घाटकोपर, फिर पनवेल हाईवे पकड़कर कोकण की ओर, रत्नागिरी तक कोई 300-350 किलोमीटर। रास्ते में घने घाट, जंगल, समुंदर की हवा, इससे नाइट राइड के टाइम माहौल थोड़ा अलग बन गया था। अब किरण ने कहा कि हम दोनों बाइक पर निकले, उनकी ही सुजुकी जिक्सर पर, जो रोड पर मस्त चल रही थी। दीपक पीछे बैठा था और मैं बाइक चला रहा था। टाइम था करीब 10-11 के आसपास। ठंड में हमने जैकेट पहन रखी थी, हेलमेट लगाया और निकल पड़े। दीपक बोले कि भाई जरा धीरे धीरे चला, रात में ट्रक बहुत तेज आते हैं। किरण बोले अरे चिंता मत कर, मैं रोड ट्रिप्स का एक्सपर्ट हूँ, तू पीछे बैठकर खाली ट्रिप एंजॉय कर। हम बातें कर रहे थे, मैं उसे बता रहा था कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और वो मुझे अपने ऑफिस की कहानियां सुना रहा था। रास्ते में पहले 30-40 किलोमीटर ऐसे ही निकल गए, शहर की लाइट्स और थोड़ी ट्रैफिक। मैंने उससे कहा कि यार कोकण पहुंचते ही पहला काम क्या करेंगे। दीपक बोले कि ताजी मछली खाएंगे। मैं हंसा और बोला हाँ भाई, और गणपतिपुले में दर्शन लेकर थोड़ा स्पिरिचुअल फील भी लेंगे। लेकिन जैसे ही हम पनवेल से आगे निकले, जहाँ घने जंगल वाला घाट शुरू होता है, वहाँ हवा अचानक से बदल गई, ठंडी, थोड़ी नम, और उसमें जैसे पुराने मिट्टी की स्मेल थी। सड़क पर हल्का सा फॉग भी दिख रहा था। ये देखकर दीपक बोला कि भाई यहाँ से थोड़ा संभाल कर चलना, रात में ये घाट खतरनाक होते हैं। मैंने मजाक में कहा कि अरे डर मत, मैं हूं ना, कुछ हुआ तो बचा लूंगा, और ऑफिस की टेंशन छोड़, यहाँ रिलैक्स कर। लेकिन अंदर से थोड़ा अजीब फील हुआ, क्योंकि रात के वक्त घाट में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा की आवाज। मैंने नोटिस किया कि दीपक थोड़ा शांत हो गया था, जैसे कुछ सोच रहा हो। करीब 1:30 बजे के आसपास एक छोटे से ब्रिज पर पहुंचे, जहां नदी की आवाज आ रही थी। दीपक बोले अरे किरण थोड़ा रुक ना, पानी पी लूँ और बॉडी स्ट्रेच कर लूँ थोड़ा। मैंने कहा हाँ रुकते हैं, मैं भी उतरता हूँ, पैर थोड़े दुख रहे हैं। हम रुके, पानी पिया, और मैंने कहा भाई कोकण के घाट सुबह कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रात में थोड़े क्रीपी नहीं लगते। वो बोला हाँ यार, लेकिन मज़ा आ रहा है। अब रिलैक्स होकर हम आगे निकल पड़े। अब सड़क पर ट्रैफिक लगभग खत्म था, बस हमारी बाइक और दूर दूर की लाइट्स। करीब 2 बजे के आसपास जब एक सुनसान स्ट्रेच पर हम थे, जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं, सिर्फ पेड़ और अंधेरा, तब हमें अचानक भूख लगने लगी। मैंने कहा कि कहीं ये चाय या कुछ मिल जाए, थोड़ी थकान तो उतर जाएगी। दीपक बोला हाँ भाई, मुझे भी भूख थोड़ी लगी तो है। तभी आगे जाकर एक छोटा सा ठेला दिखा। सड़क के किनारे एक लालटेन जल रही थी और अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब हमने वहां बाइक रोक दी। हमें देखकर ठेले वाला बोला क्या चाहिए बेटा? गरम गरम वड़ा पाव है और चाय भी गरम है। अभी चाय के साथ वड़ा पाव भी मिल रहे थे तो हमारी चांदी हो गई। हमने 2-2 वड़ा पाव लिए और चाय मांगी और वो बनाने में लगा। मैंने वही ठेले पर ही वड़ा पाव खा लिया और चाय पी ली। लेकिन दीपक बोला भाई और 2 ले ले, मैं बाइक पर चलते चलते खा लूंगा, टाइम भी बच जाएगा। मैंने पहले मना किया, अरे रुक कर खाना, गिर जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। और हमारी ये बात सुनकर वो ठेले वाला भी बोल रहा था कि रास्ते में मत खाना। लेकिन दीपक नहीं माना, बोला अरे मैं मैनेज कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। अब मैंने भी ज्यादा बहस किए बिना वड़ा पाव पार्सल लिए और बाइक स्टार्ट की और वहां से हम दोनों निकल पड़े। अब राइड पर ही दीपक पीछे बैठकर खा रहा था। मैंने बोला भाई धीरे धीरे और आराम से खा। वो बोला हाँ ठीक है यार। अब दोस्तों सारे फांसे यहीं से ही पलटने वाले थे। जैसे ही ये दोनों उस ठेले से थोड़ा आगे निकले, हवा में एक अजीब सी बदबू आई, सड़ी हुई। किरण बोला कुछ तो मरा हुआ होगा शायद। यह बात सुनकर दीपक अजीब तरीके से हंसने लगा। वो हंसी जो उसकी नहीं लग रही थी, जैसे उसे कोई हंसा रहा हो, गहरी और खोखली। मैंने पूछा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? वो बोला नहीं ऐसे ही, मैंने टाइम पास के लिए बातें करने का सोचा। लेकिन जब मिरर में उसे मैंने देखा तो उसकी आंखें एकदम अजीब सी चमक रही थी, जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। मैंने नोटिस किया कि वो थोड़ा बेचैन लग रहा था, जैसे कुछ हुआ हो। अब आगे रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। पेड़ों की परछाइयों में अंधेरा और दूर से कुत्तों की अजीब तरीके से भौंकने की आवाज आने लगी। मैंने कहा भाई ये कुत्ते ऐसे क्यों भौंक रहे, थोड़े क्रीपी नहीं लग रहे? वो बोला हाँ यार जंगल है, कोई जानवर दिखा होगा। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी बदल गई थी, थोड़ी भारी, थोड़ी डर। हम आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। जो घाट 30 मिनट में पार हो जाता है वो घंटों जैसा लगने लगा। इस दौरान दीपक बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई पीछा कर रहा हो।
मैंने पूछा क्या हुआ, पीछे कोई है क्या? वो बोला कुछ नहीं, बस थकान है और ये घाट थोड़ा ट्रिकी है ना इसलिए। लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था और मैंने देखा कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। करीब 3 बजे के आसपास एक छोटे से गांव के पास हम पहुंचे जहां 1-2 घरों की लाइट्स आ रही थी। दीपक बोला यार थोड़ा रुक, सिगरेट पी लूं, थोड़ी नींद लग रही है। मैंने कहा आगे चाय देखते हैं ना, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन ठीक है रुकता हूँ। उसने सिगरेट जलाई और पहला कश लिया और उसी समय उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया, जैसे सिगरेट का टेस्ट बदल गया। मैंने पूछा क्या हुआ, सिगरेट ठीक नहीं है क्या? वो बोला नहीं, बस थोड़ी स्ट्रांग लग रही है और बाहर से थोड़ी ठंड और अंदर से गर्मी लग रही है। मैंने सोचा ठंडी हवा की वजह से होगा और कहा जैकेट टाइट कर और चल। अब यहाँ से भी हम आगे निकल पड़े। अब लगभग सुबह होने वाली थी, लेकिन दीपक बिल्कुल शांत हो गया था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस पीछे बैठ सब ऑब्जर्व कर रहा था। अब आगे निकलते निकलते करीब 4 बज चुके थे। कहीं से नदी की आवाज़ भी आ रही थी और ठंड भी बढ़ गई थी। दीपक बोला अरे किरण, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन अंदर से गर्मी भी लग रही है और सिर भी दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि ठंडी हवा की वजह से होगा और कहा रुक थोड़ा पानी पी ले, चाहिए तो रुकते हैं। लेकिन वो बोला नहीं मैं ठीक हूँ, तो चलने दे। जब उसने हेलमेट उतारा उसकी आंखें थोड़ी लाल दिख रही थी। मैंने कहा आंखें लाल क्यों है, ज़्यादा थक गया है क्या या ज़्यादा सिगरेट पी ली? वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि वो नॉर्मल नहीं था, बेचैन, पेट पकड़े हुए और बोलते वक्त थोड़ा हकलाना। हम आगे बढ़े, सूरज निकल रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखा। मैंने कहा रुक चाय पी लेते हैं, तू भी पी। वो बोला नहीं भूख नहीं है, तू पी। मैंने चाय ली और उसे देखा, वो बाइक के पास खड़ा था, हाथ रगड़ रहा था जैसे बहुत ठंड लग रही हो। मैंने पूछा भाई सच में ठीक है ना? वो बोला नहीं सब ठीक है। अब हम इतना सफ़र करते हुए पहुंच गए हमारे पहले डेस्टिनेशन गणपतिपुले। करीब सुबह के 6 बज रहे थे। मंदिर का गेट खुला था, सूरज की पहली किरणें आ रही थी, लेकिन आसपास सन्नाटा था और हल्की फॉग भी। मैं बाइक से उतरा और कहा चल दर्शन कर लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर आगे का रास्ता पकड़ेंगे। लेकिन अब दीपक बाइक पर ही बैठा रहा। बोला नहीं यार मैं नहीं जा सकता, घर में सुतक लगा है। अभी दीपक की ये बात सुनकर मैं चौंक गया। क्या बोल रहा है, कल तक तो तूने कुछ मुझे बताया नहीं। वो बोला अरे अभी याद आया, पुरानी बात है, तू जा मैं इंतज़ार करता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैं अकेले दर्शन करके आ गया। मंदिर में प्रार्थना करते वक्त मुझे दीपक की टेंशन हो रही थी। किरण बोले कि मैं हमेशा बापा के दर्शन करके ही यहाँ से निकलता हूँ। सुबह की रोशनी में वो शांत लगता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही फील हो रहा था, जैसे कोई संकेत हो। अब फाइनली पूरी रात के सफ़र के बाद हम गांव पहुंचे। सुबह करीब 8-9 बजे। थोड़ी धूप थी और वाड़ा बाहर से देखने में थोड़ा पुराना लेकिन नॉर्मल लग रहा था। पुरानी ईंटें, आंगन में एक पुराना कुआं, कुछ खास नहीं, एक साधारण घर। अब हमने सब सामान रख दिया, रेस्ट किया और शाम को सफाई शुरू की। 2-3 घंटे काम किया, धूल हटाई, पुराना सामान बाहर निकाला, खिड़कियां भी खोली ताकि हवा आए। मैंने दीपक से कहा भाई ये वाला रूम थोड़ा साफ करना, मैं किचन करता हूँ। वो मदद तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। बार बार खिड़की के पास जाकर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा, और बोलते वक्त थोड़ा हकला था। मैंने पूछा अरे दीपक क्या हुआ, थका हुआ लग रहा है, पानी पी ले। वो बोला हाँ बस ठंड लग रही है। दोपहर में भी जब हम खाना खा रहे थे तो वो खाते वक्त थोड़ा अजीब था, चबाता जा रहा था, बिल्कुल शांत। मैंने नोटिस किया कि वो बहुत पीला दिख रहा था। अब शाम को थक कर हमने ऊपर की मंजिल वाले एक कमरे में बिस्तर लगाया। वहाँ भी पुरानी खिड़कियाँ थी। वाड़ा वैसे तो नॉर्मल था, लेकिन दीपक की हालत देखकर मुझे अजीब लग रहा था। ऐसे करते करते रात हो गई। अब रात के खाने के वक्त भी दीपक फिर अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। खाना चबाता जा रहा था, लेकिन जैसे मजा नहीं आ रहा हो। बोला यार ये खाना ऐसा लग रहा है जैसे खा में रहा हो, लेकिन पेट किसी और का भर रहा है। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है, ठीक है ना तू, डॉक्टर के पास चले क्या? वो हंसा, लेकिन वही खोखली हंसी, और उसकी आंखों में फिर वही अजीब चमक थी। मुझे अब भी वो सिर्फ सफर की थकान लगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कान के पर्दे खोलकर सुनना। रात के करीब 11:30 बजे वो अचानक उठकर बाहर चला गया। उसी समय मेरी भी आँख खुली। अब जो मैं देख रहा था वो देखकर शॉक भी था और कंफ्यूज भी। वो आंगन में खड़ा था, हाथ हिला रहा था जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैंने आवाज दी दीपक क्या कर रहा है, सो जा। वो मुड़ा और बोला कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन अब उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डार्क थी, जैसे दीपक नहीं कोई और बोल रहा हो। और वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, बस हाँ या ना में जवाब दे रहा था। अब रात के 2 बजे मेरे फिर से नींद खुली।
उसी समय बाहर से आवाज़ भी आ रही थी, कुएं के पास से, जैसे कोई रो रहा हो। मैं उठा, दीपक को देखा, वो बेड पर नहीं था। अब ये देखने के बाद किरण पूरी तरह से डर गए। तुरंत बाहर निकले तो वो आंगन में खड़ा था, आंखें बंद और कुछ खुसुर फुसुर कर रहा था। मैंने कहा, दीपक क्या कर रहा है? अब मेरी आवाज़ सुन के वो जब मुड़ा तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, उसका चेहरा भी पूरा उदास लग रहा था। अब इसके बाद दीपक ने जो कुछ भी बोला वो सुनकर मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया। वो बोला, किरण बहुत भूख लगी, ऐसी भूख जैसे 2 हफ्तों से खाना नहीं खाया हो। अब ये सुन के मैं सोच में पड़ गया, ये पागल हो गया क्या? सुबह से कुंभकर्ण की तरह खा रहा है और फिर भी कैसे भूख लग सकती है? वो थोड़ा चिढ़ गया और जोर से बोला, खाना तो पड़ेगा, फिर जो कुछ भी हो। अब ये बोलते समय उसकी आवाज़ भारी थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा हो। मैंने कहा, क्या बोल रहा है? चल सो जा, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। लेकिन वो अजीब तरीके से हंसा और वापस बेड पर चला गया। खुद के बैग से 2 चिप्स के पैकेट निकाले और जन्मों से भूखा है ऐसा खाने लगा और फिर सो गया। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा और मुझे भी नींद नहीं आई। मैं रात भर सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह मैंने चुपके से उसके घर वालों को फ़ोन किया। अंकल, दीपक बोल रहा है कि घर में सूतक लगा है, इसलिए मंदिर में नहीं जा सकता। ये बात सुनकर दीपक के घर वाले बोले कि क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ कोई सूतक नहीं लगा, सब नॉर्मल है, दीपक को क्या हुआ? अब मुझे पूरा शक हुआ कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। पूरा दिन दीपक अजीब रहा। वाड़े के पुराने कमरे में जाकर घूरता रहता, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, और बोलते वक्त हकलाता, बस छोटे छोटे जवाब देता। मैंने पूछा, यार सच में ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बता। वो बोला, नहीं बस थकान है और सिर दर्द। लेकिन मैंने देखा कि खाने के समय वो अजीब तरीके से खाता था और उसके हाथ कांप रहे थे। अब मुझे कुछ समझने से पहले मेरे घर वालों का मुझे फोन आया। घर का हालचाल पूछा, पर मेरा पूरा ध्यान उनसे बातें करने में कम और दीपक पर ज्यादा था। तभी मैंने सोचा कि ये बात घर वालों को भी बतानी चाहिए, और आखिर मैंने सारा कारनामा मेरे फैमिली को बताया। ये सब सुनकर घर वाले भी कंफ्यूज थे। घर वाले उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रहे थे। फिर तभी मेरे पापा धीमी आवाज में बोले कि एक काम कर, गांव में जा और दिनेश चाचा को घर पे बुला। अब ये दिनेश चाचा जो है वो इस गांव के तांत्रिक थे, और मैंने वैसा ही किया जैसे पापा ने कहा। शाम को ही मैंने गांव से दिनेश चाचा को बुलाया, चुपके से, ताकि दीपक को कोई पता ना चले। मैं वैसे तो साइंटिफिक सोच वाला हूँ, लेकिन गांव में ऐसी चीजें ट्राई करते हैं, इसलिए बुलाया था। अब चाचा आ गए। आने के बाद मैंने उन्हें सारा सिलसिला बताया। उन्होंने भी सारा इंसिडेंट पूरे ध्यान से सुना। दीपक से मिले और दीपक को देखने के बाद उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर किरण के कान से सिर्फ खून ही निकलना बाकी था, और यही इस प्रॉब्लम की सारी जड़ थी। दिनेश चाचा ने एकदम आराम के साथ दीपक को ठीक किया। दीपक के ठीक होने के 1-2 घंटे बाद जब दीपक को भी सारी हकीकत पता चली तो उसके भी फेफड़े फूलने लगे। दिनेश चाचा बोले, जिस रास्ते से तुम रात को ड्राइव करते आए तो आए और साथ साथ रास्ते से खाते खाते आए। दीपक को देखते ही बोले, ये सब ये मन से नहीं कर रहा था, इससे कोई तो सब करवा रहा था। इस पर भूत चढ़ा था बेटा, भटकती आत्मा जो रास्ते पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। ये बात सुनकर मैं चौंक गया। कैसे, ये कैसे हो सकता है? तांत्रिक ने पूछा, रास्ते में कहीं रुके थे? मैंने बताया, हाँ एक ठेले पर वड़ा पाव खाया था, मैंने वहीं रुक कर खाया, लेकिन दीपक राइड पर चलते हुए खा रहा था। ये बात सुनकर दिनेश चाचा झट से बोले, अरे बाबा, रात पर कभी खाते पीते नहीं चलने चाहिए, इससे कोई नेगेटिव एनर्जी खुशबू से आकर्षित होकर शरीर में घुस जाती है, इसलिए इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात बोलकर तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और दीपक को पकड़ा। तांत्रिक ने उसके गले में काला धागा बांधा, कुछ जड़ी बूटियाँ दी और कहा, अब से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन एक और काम बाकी है जो आपको करना ही पड़ेगा। अब यह सुनकर दोनों की हालत और खराब हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या करना है अभी? तभी धीमी आवाज़ में दिनेश चाचा बोले कि जाते वक्त एक वड़ा पाव ले, उस पर अत्तर, अबीर और थोड़ी सी देसी दारू डालना, और जहाँ से खाया था उसी रास्ते पर कहीं पर फेंक देना, और ये करना पड़ेगा। अब ये सुनकर ही उन दोनों की आंखें नम हो गई, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब फाइनली हमने वैसा ही किया जैसे चाचा ने बताया था। हमने पहले दीपक को लोकल डॉक्टर को भी दिखाया, और रास्ते में वड़ा पाव, अत्तर, दारू, अबीर ये सब डालकर उसी जगह पर फेंका जहाँ से ये खेल चालू हुआ था। कुछ दिनों बाद दीपक धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, और आज भी दीपक कहता है, यार रास्ते पर कभी खाते हुए मत चलना, क्या पता कहीं क्या हो जाए। दोस्तों, दीपक का केस पैरानॉर्मल फिनोमेना के क्षेत्र में एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है। उसके अजीब बिहेवियर,
और भूत चढ़ने के बाद वो एक दूसरे व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहा, जो नॉर्मल मीन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी ही किसी घटना या सफ़र का शिकार आप हुए हो और अपनी कहानी से लोगों का दिमाग हिलाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल पर डिटेल स्टोरी भेजें। वीडियो अगर पसंद आए तो थैंक यू मत बोलो, बस एक लाइक, एक खतरनाक कमेंट और लाइफ टाइम के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रक्साल यहाँ हकीकत की वो चीखें सुनाता है जो कोई सुन नहीं पाता। See you soon.